मॉर्निंग। आज अपन स्टार्ट करते हैं 21st क्वेश्चन पेपर नंबर 3 का, है ना, और ये रिवीजन चल रहा है आईआईटी मेंस के हिसाब से। ठीक, तो ये क्वेश्चन जो है डिफरेंशिएबिलिटी या एमओडी का है। द ग्राफ ऑफ फंक्शन एफ कंटेन्स द पॉइंट 1, 2 एंड क्यू एस, द इक्वेशन ऑफ द सीकेंट लाइन थ्रू पी एंड क्यू एस वाई इज इक्वल टू दिस, द वैल्यू ऑफ एफ डैश एट 1। तो मान लो थोड़ी देर के लिए ग्राफ जो है ऐसा है। अपने को दो पॉइंट दे रखे हैं, एक पॉइंट है P, इसके कोऑर्डिनेट है 1, 2, और एक पॉइंट है Q, इसके कोऑर्डिनेट है S, R। ठीक है। ये अब अगर ये दो पॉइंट दे रखे हैं अपने को और बोला है द इक्वेशन ऑफ सीकेंट लाइन, यानी कि लाइन PQ की इक्वेशन क्या है, ये लाइन है। ठीक, तो अपन एक फंडा जानते हैं जो बहुत बेसिक बात होती है डिफरेंशिएबिलिटी चैप्टर में, कि अगर पॉइंट Q को मैं धीरे धीरे अगर P की तरफ टेंड कराऊँ तो एज Q टेंड्स टू P, लाइन जो कि सीकेंट है, ये टेंड्स टू क्या होता है, टेंजेंट। ठीक है, ये लाइन किसको टेंड कर रही है, टेंजेंट को टेंड कर रही है। कॉर्ड क्या बन जाएगा, टेंजेंट बन जाएगा। तो अब क्या बोल रहा है, इक्वेशन ऑफ सीकेंट लाइन। अगर ये लाइन की इक्वेशन है तो आप सोचो, अगर ये पॉइंट इसके बहुत पास चला गया तो आप दो बातें कह सकते हैं ना। ये पूरा पॉइंट अगर इसके साथ ओवरलैप कर गया तो आंखों से दिख रहा है कि एस किसको टेंड कर जाए, 1 को। अगर ये पॉइंट इसके पास है, इसका मतलब एस किसको टेंड कर रहा है, 1 को, और ऑटोमेटिकली साथ साथ आर किसको टेंड कर रहा है, 2 को। पर इसने इस लाइन की इक्वेशन में ध्यान से देखो, केवल किसकी बात करिए, एस की। तो ये तो ऑटोमेटिकली हो जाएगा, जैसे ही ये पॉइंट इसके पास जाएगा या एस 1 के पास जाएगा, आर ऑटोमेटिकली 2 के पास जाएगा। अच्छा, वैल्यू ऑफ एफ डैश 1 है ना, तो ये लिखा हुआ है y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस कुछ लिखा हुआ है, यानी कि -1 -s। अगर मैं इस कॉर्ड के अंदर, ठीक है, ये कॉर्ड तो कैसे लिखा होगा उसने, y2 - y1 कैसे लिखा होगा, y2 - y1 अपॉन s2 - s1 से लिखा होगा। तभी इसके डिनोमिनेटर में क्या आ रहा है, s - 1, और ऊपर r जो है किसका फंक्शन होगा, s का। ठीक है ना, फंक्शन r क्या होगा, y कोऑर्डिनेट किसका फंक्शन होता है, x का, क्योंकि ग्राफ पर है। तो उससे खैर हमें लेना देना नहीं है, उसने हमें खुद बता दिया कि r का वैल्यू जो है s पर कैसे डिपेंड कर रहा है, ऐसे डिपेंड कर रहा है। कंपेयर करके आप निकाल सकते हो कि r इन टर्म्स ऑफ s क्या है। ओके, तो जो कॉर्ड का स्लोप है वो कितना दे रखा है अपने को, s² प्लस 2s - 3 अपॉन s - 1। ये टेंजेंट का स्लोप है। अगर ये टेंजेंट का स्लोप है, सॉरी, अगर ये कॉर्ड का स्लोप है तो टेंजेंट का स्लोप कैसे निकाल सकते हैं, इसी में आप अप्लाई कर दो भाई। जैसे जैसे लिमिट जो है, अगर आप अप्लाई कर दोगे लिमिट s टेंडिंग टू 1, तो s² प्लस 2s - 3 अपॉन s - 1, ऑटोमेटिकली ये जो लिमिट हमें क्या बताएगी, स्लोप ऑफ टेंजेंट, स्लोप ऑफ टेंजेंट। अगर हम दोनों पॉइंट्स को पास ले आते हैं तो जो कॉर्ड की स्लोप है वो किसकी स्लोप बन जाएगी, टेंजेंट की स्लोप। अब इसको करने के लिए अपन ने देखा कि ये इनडिटर्मिनेट फॉर्म बन रहा है 0/0, तो इसको झटपट सॉल्व कर सकते हैं अपन एल ऑर्बिटल से। तो अपन ने एल ऑर्बिटल रूल लगा दिया, जिसे मैं प्यार से हॉस्पिटल रूल बोलता हूँ। s² कितना हो जाएगा, s² का डेरिवेटिव 2s, 2s का डेरिवेटिव कितना आएगा, 2, और नीचे s का डेरिवेटिव कितना आएगा, 1। इसमें लगा दिया अपन ने लिमिट s टेंडिंग टू 1, तो s टेंडिंग टू 1 पर ये वैल्यू कितनी आ गई, 4। तो फंक्शन का डेरिवेटिव या स्लोप ऑफ टेंजेंट जब x कोऑर्डिनेट 1 है तो वो कितना आ गया, 4 आ गया। सी ऑप्शन आ जाएगा अपना आंसर। ये सवाल भी मैं काफ़ी इंपॉर्टेंट मानता हूँ इस बात की वजह से कि जो कॉर्ड का स्लोप है, ठीक है, वो टेंजेंट लाइन की स्लोप बन जाता है अगर कॉर्ड के दोनों एंड पॉइंट्स बहुत पास आ जाते हैं तो। नेक्स्ट क्वेश्चन, f दे रखा है अपने को a sin की पावर 2n, x 0 है उससे ज़्यादा के लिए, और अगेन इसमें n इन्फिनिटी टेंड कर रहा है, और दूसरी ब्रांच है b इंटू कॉस x की पावर 2m - 1। ये है x नेगेटिव के लिए, ये तब जब m इन्फिनिटी में भी टेंड कर रहा है। देन तो अपने से ये कंटिन्यूटी के बारे में पूछा है, f0 माइनस का मतलब क्या है, फंक्शन का 0 पर लेफ्ट हैंड लिमिट,
एफ जीरो प्लस का मतलब क्या है, फंक्शन का जीरो पर राइट हैंड लिमिट। अगेन वो LHL RHL, ये एफ जीरो का मतलब क्या है, फंक्शन का वैल्यू एट जीरो, और एफ इज कंटिन्यूस एट एक्स इक्वल टू जीरो। तो इसके लिए अपने को क्या करना पड़ेगा, ये दो चीज़ें निकालनी पड़ेंगी, LHL और RHL। तो अपने कैलकुलेट किया फंक्शन का वैल्यू एट जीरो माइनस, तो जीरो माइनस मतलब नेगेटिव, तो नेगेटिव के लिए कौन सी ब्रांच, यहाँ पर, तो इसमें अपन ने अप्लाई कर दिया लिमिट x टेंडिंग टू जीरो माइनस, और फंक्शन है b cos x की पावर 2m माइनस वन, ठीक है, ये लिखा हुआ है। तो x की जगह जीरो माइनस रखा तो cos जीरो कितना हो जाएगा 1, पर अपने को ध्यान रखना है कि एग्जैक्ट 1 की पावर इन्फिनिटी कितना होता है, एग्जैक्ट 1, और जीरो के नेबरहुड में cos की वैल्यू 1 तो नहीं रही होगी, 1 से कम ही रही होगी, तो x जो है वो क्या है, cos x जो है वो क्या है, 1 से कम। तो cos x अगर 1 से कम है और उसकी पावर अपन इन्फिनिटी की बात कर रहे हैं, ठीक है, x नेगेटिव m इन्फिनिटी, तो 1 से कम की पावर इन्फिनिटी कितना हो जाएगा, 0। तो यहाँ पर प्रकट हो जाएगा, लिमिट की जगह प्रकट हो जाएगा 0, तो ये कितना आ जाएगा, -1। तो इस फंक्शन का लिमिट का वैल्यू कितना आ रहा है, -1। ओके, m टेंडिंग टू इन्फिनिटी, तो फंक्शन का वैल्यू आया -1, यानी कि फंक्शन का 0 पर लेफ्ट हैंड लिमिट आ रहा है -1। अब RHL निकाल लेते हैं, f ऑफ जीरो प्लस, f ऑफ जीरो प्लस के लिए क्या करना होगा, यहाँ पर अपने को लिमिट लगाना है, लिमिट एक्सटेंडिंग टू जीरो प्लस a साइन x की पावर 2m। अब साइन जीरो कितना होता है, 0, और 0 की पावर इन्फिनिटी भी कितना होता है, 0। तो ये तो बहुत प्लेन सिंपल, 0 की पावर इन्फिनिटी 0, तो ये कितना आ गया, 0। तो फंक्शन का 0 पर राइट हैंड लिमिट आ रहा है 0, और लेफ्ट हैंड लिमिट आ रहा है -1, तो ये तो दोनों तो अलग अलग नंबर हुए, तो LHL और RHL बराबर नहीं है, ये करेक्ट है। अच्छा, फंक्शन का वैल्यू एट 0 अगर देखना पड़े तो अपने को क्या रखना पड़ेगा, यहाँ पर x की जगह 0, और 0 की पावर इन्फिनिटी कितना हो जाएगा, 0। तो फंक्शन का वैल्यू एट 0 इज 0। तो f ऑफ 0 प्लस कितना आ रहा था, 0, तो 0 0 के बराबर नहीं है, तो ये कितना हो जाएगा, गलत, 0 माइनस, ये आ रहा था -1 और 0 बराबर है, ये भी हो जाएगा गलत। f इज कंटिन्यूस, ये भी हो जाएगा गलत, क्योंकि LHL और RHL अलग अलग वैल्यू हैं, जब लिमिट ही एग्जिस्ट नहीं करी तो फंक्शन कंटिन्यूस नहीं आ सकता, तो दिस इज ऑल्सो रॉन्ग। तो ए ऑप्शन अपना आंसर है। अगला क्वेश्चन भी बहुत इंटरेस्टिंग है ना, ये अपन ने इस टाइप के सवाल अपन ने लिए थे बार बार ये चेक करने के लिए कि फंक्शन कंटिन्यूस है और साथ साथ फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है, तो अल्फ़ा का वैल्यू क्या होगा। तो x की पावर अल्फ़ा साइन 1/x, ये x पॉजिटिव के लिए, 0 पर फंक्शन का वैल्यू 0 है, एफ डैश इज कंटिन्यूस, ठीक है। तो सबसे पहले इस टाइप के सवालों में हमें एफ डैश को डिफाइन करना होगा, और एफ डैश को कहाँ पर डिफाइन करना है, 0 से आगे के लिए। हाँ भाई, एफ डैश एट एक्स क्या होगा, कैसे लिखते हैं एफ डैश एट एक्स, भाई इसमें आंखों से दिख रहा है कि साइन 1/x जो फंक्शन है, ठीक है, साइन 1/x जो फंक्शन है, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। दिक्कत कहाँ पर आ सकती है, 0 पर। तो जब भी कहीं पर दिक्कत आए तो आप उसके लिए क्या करो, लिमिट से चले जाओ, और जहाँ कहीं दिक्कत नहीं है तो वहाँ पर आप डायरेक्ट प्रोडक्ट रूल, क्वेश्चन रूल अप्लाई कर सकते हो। तो अपन ने प्रोडक्ट रूल लगा दिया, ये कब के लिए लगाया, जब x का वैल्यू 0 नहीं है। तो एफ डैश कितना हो जाएगा, अल्फ़ा x की पावर अल्फ़ा -1 इंटू साइन 1/x, ये तो तब जब x का वैल्यू कितना है, 0 से बड़ा है ना, और आएगा x की पावर अल्फ़ा, साइन का डेरिवेटिव आ जाएगा कॉस, फिर चेन रूल में 1/x का डेरिवेटिव आएगा -1/x², ठीक है, ये आएगा। ओके, तो ये आया अपना f का डैश, f डैश इज दिस, f डैश इज कंटिन्यूस फॉर अल्फ़ा बिलोंगिंग टू। तो f डैश अगर ये आ रहा है, f डैश इज कंटिन्यूस, ठीक है। अब अपने को क्या करना पड़ेगा, अपने को सोचना पड़ेगा
कि क्या ये हमेशा एग्जिस्ट कर रहा है। प्रोडक्ट रूल से हमने जो डेरिवेटिव निकाला, डज इट एग्जिस्ट फॉर ऑल एक्स पॉजिटिव, तो वहाँ कोई दिक्कत नहीं है, ये टर्म जो है ये हमेशा एग्जिस्टेंट है। भाई ये लग रहा है ना कि ये DNA कब आता है, डज नॉट एग्जिस्ट कब आता है, जब x का वैल्यू क्या होता है 0, पर x 1 2 3 5 20 40 जो रखना है आप इसमें ठंडे ठंडे रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। ये सारे नंबर जो हैं, ये सारी क्वांटिटीज़ जो हैं वो रियल वेल डिफाइंड होंगी जब जब x क्या होगा, कोई भी पॉजिटिव नंबर। ओपन आते हैं अपने काम की चीज़ पर, 0 पर। एफ डैश इज कंटिन्यूस, वो कंटिन्यूस तो बाद में बात करेंगे, अब एफ डैश एट एक बार 0 लिख लेते हैं। एफ डैश एट 0 के लिए क्योंकि ब्रांच चेंज हो रही है इसलिए अपने को ऐसे लिखना पड़ेगा, लिमिट h टेंडिंग टू 0 f ऑफ 0 प्लस h माइनस f ऑफ 0 डिवाइडेड बाय h। ठीक है, ब्रांच चेंज हो रही है इसलिए। अच्छा, f ऑफ 0 प्लस h है ना, क्योंकि अपने को केवल पॉजिटिव साइड जाना है, तो एक्चुअली में अपने को 0 के केवल राइट साइड अपने को डेरिवेटिव देखना है। तो f ऑफ 0 प्लस h, इसकी परिभाषा कहाँ से आएगी, यहाँ से, क्योंकि यही है डेफिनेशन फॉर x नॉट 0। तो f ऑफ h जो है बराबर हो जाएगा h की पावर अल्फ़ा मल्टीप्लाइड बाय साइन 1 बाय h, और फंक्शन का वैल्यू एट 0, वो तो कितना दे रखा है अपने को 0 माइनस 0 डिवाइडेड बाय h, तो बराबर आएगा h की पावर अल्फ़ा माइनस 1 इंटू साइन 1 बाय h। ठीक है, ये आएगा। और इसमें अपने को ऑफकोर्स लिमिट चल रहा है अभी, लिमिट h टेंडिंग टू 0 प्लस। अब हमें ये सोचना है कि h की पावर अल्फ़ा माइनस 1 इंटू साइन 1 बाय h, ये लिमिट अल्फ़ा की किस वैल्यू के लिए एग्जिस्ट करेगी, क्योंकि इसका एग्जिस्ट होना ज़रूरी है। अगर फंक्शन का डेरिवेटिव एग्जिस्ट नहीं किया, तो जब कोई चीज़, जो कोई फंक्शन अगर एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा है, तो उसकी कंटिन्यूटी की तो बात ही नहीं कर सकते। भाई फंक्शन कंटिन्यूस तो तब होगा जब वो फंक्शन हर जगह पर वेल डिफाइंड हो। तो फर्स्ट ऑफ ऑल एफ डैश एट 0 वेल डिफाइंड होना चाहिए, ये लिमिट एग्जिस्ट करनी चाहिए। अब इसमें आंखों से दिख रहा है कि जो साइन 1 बाय h वाला पार्ट है, क्योंकि एंगल जो है वो इन्फिनिटी को जा रहा है, तो दिस इज ऑसिलेटरी। ऑसिलेटरी मतलब साइन की वैल्यू जो है ऑसिलेट करेगी -1 से 1। तो इस तरह का जब कुछ ऑसिलेटरी वाला पार्ट आता है, तो मैंने आपको बताया था कि साइन या कॉस की वैल्यू जब ऑसिलेट करती है तो उस समय पर वो क्या रहती है, फाइनाइट। और ऐसे नंबर को अगर अपन 0 से मल्टीप्लाई कर दें तो लिमिट 0 या एग्जिस्टेंट हो जाएगी। अब h की पावर अल्फ़ा माइनस 1, ये नंबर 0 को जाना चाहिए जब h 0 को जा रहा है। तो अपन जानते हैं कि 0 की पॉजिटिव पावर वो कितनी होती है, 0। लेकिन 0 की अगर नेगेटिव पावर आ जाए, यानी कि डिनोमिनेटर में 0 जैसा आ जाए, तो वो नंबर किसको चला जाएगा, इन्फिनिटी को। तो अल्फ़ा अगर आपने 1 रख दिया तो ये लिमिट क्या बन जाएगी, लिमिट क्योंकि यहाँ पर ये जो नंबर है h की पावर अल्फ़ा माइनस 1, ये आ जाएगा h की पावर 0, और h की पावर 0 कितना हो जाएगा, 1। तो ये लिमिट क्या आ गई, डज नॉट एग्जिस्ट, क्योंकि ये लिमिट ऑसिलेट कर रही है। और अगर अल्फ़ा का वैल्यू 1 से ज़्यादा हो गया तो 1 से ज़्यादा -1 क्या आएगा, पॉजिटिव, और h की पावर पॉजिटिव कितना हो जाएगा, 0। तो ये कर रहा है टेंडिंग टू 0, और टेंडिंग टू 0 इंटू ऑसिलेटिंग कितना हो जाएगा, 0। तो इस लिमिट के एग्जिस्ट करने के लिए अल्फ़ा जो है क्या होना चाहिए, 1 से बड़ा। ओके, तो अब तक अपन ने क्या पाया कि एफ डैश एग्जिस्ट। अभी एफ डैश कंटिन्यूस की बात नहीं करी है, किसकी बात कर रहे हैं अपन, एफ डैश एग्जिस्ट की। एफ डैश एग्जिस्टेंट तब होगा जब अल्फ़ा क्या होगा, 1 से बड़ा। अब वी आर रेडी टू राइट एफ डैश एक्स, है ना। अब हम तैयार हैं एफ डैश एक्स लिखने के लिए। एफ डैश एक्स जब एक्स का वैल्यू कितना हो, 0, तो हमने पाया जब अल्फ़ा पॉजिटिव होगा तो एफ डैश एट 0 कितना हो जाएगा, 0 इंटू 0, और 0 इंटू 0 क्या है, 0। तो अल्फ़ा के 1 से बड़े होते ही इस लिमिट का वैल्यू क्या आ गया, 0, विच मीन्स कि डेरिवेटिव एट 0 इज 0, 0 पर डेरिवेटिव 0 है। और बाकी जब हमें कोई चिंता नहीं है किसी क्वांटिटी के एग्जिस्ट करने की,
तो उस टाइम पर यानी कि अल्फा नॉट जीरो या एक्स नॉट जीरो के लिए डेरिवेटिव प्लेन सिंपल प्रोडक्ट रूल से निकाल सकते हैं अपन। जीरो पर डेरिवेटिव जीरो, अल्फा एक्स की पावर अल्फा माइनस वन इंटू साइन वन बाई एक्स प्लस, अब x की पावर अल्फा अपॉन एक्स स्क्वायर है ना, यहाँ से कितना आएगा x की पावर अल्फा माइनस टू, एक्स की पावर अल्फा माइनस टू इंटू माइनस ऑफ कॉज ऑफ वन बाई एक्स। ये तब है जब x क्या है पॉजिटिव, ठीक है, या माइनस यहाँ पर ले आते हैं, माइनस कॉज वन बाई एक्स इंटू एक्स की पावर अल्फा माइनस टू। ऑल राइट है ना, ये आया अपना एफ डैश इज कंटिन्यूस। अब बात करेंगे अपन एफ डैश इज कंटिन्यूस की। हाँ महारथी, ये बताओ कि अगर एफ डैश की तस्वीर अब तुम्हारे सामने है तो इस फंक्शन पर यानी कि एफ डैश पर तुम्हें कहाँ शक हो रहा है, कहाँ पर अपने को इसका कंटिन्यूटी चेक करने का जरूरत है? 1 और 2 पर। अच्छा, 1 और 2 पर चेक करें इसकी कंटिन्यूटी। x का वैल्यू 1, नहीं 1 पर भी कर लेते हैं, नहीं कर लेते हैं ना, और 2 पर भी कर लेते हैं। अल्फा सोच रहे थे, अच्छा तुम लिख लो भाई, टू चेक एट 0। केवल हमें शक हो रहा है कि 0 पर कंटिन्यूटी चेक करनी है, क्योंकि भाई ये जो फंक्शन है ये तो हर एक x पॉजिटिव के लिए वेल डिफाइंड आ रहा है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। साइन 1/x वेल डिफाइंड होगा जब जब x पॉजिटिव हो जाएगा। दिक्कत इनमें कहाँ पर हो रही है? 0 पर, तो 0 पर चेक करना है। तो फंक्शन का डैश एट 0, ये तो क्या हो गया फंक्शन का वैल्यू एट 0, और हमें क्या चेक करना है कि बराबर है क्या लिमिट के, क्या फंक्शन कंटिन्यूस है तो उसके लिए क्या चेक करना होगा? लिमिट की वैल्यू फंक्शन की वैल्यू के बराबर है कि नहीं है। उस फंक्शन का नाम क्या है? एफ डैश। तो एफ डैश एट 0 तो भी ताज़ा खबरों के अनुसार कितना आया? 0। इसमें लिमिट लगाए थे, तो लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 अल्फा एक्स की पावर अल्फा माइनस 1 इंटू साइन 1/x माइनस एक्स की पावर अल्फा माइनस 2 इंटू कॉस 1/x। ठीक है, ये आएगा। अब ये जो नंबर है वो तो क्या है? ऑसिलेटिंग है, और ये जो नंबर है वो डिपेंड करता है पॉजिटिव पावर पर। पॉजिटिव पावर रही तो 0 इंटू ऑसिलेटिंग कितना हो जाएगा? 0। तो वो तो पहले से ही तय है कि भैया अल्फा जो है वो तो 1 से ज़्यादा ही होगा, तभी तो यहाँ तक आए अपन। तो अल्फा अगर 1 से ज़्यादा है तो 0 इंटू ऑसिलेटिंग कितना हो गया? 0। तो निश्चित रूप से पुरानी कंडीशंस जो हम लगा चुके हैं उनके अकॉर्डिंग इसकी लिमिट 0 आएगी। अब ये टंटा भाई, अगेन इसकी लिमिट क्या हो जाएगी? ऑसिलेटिंग -1 से 1। और अगर इसकी बात करें और अल्फ़ा केवल 1 से ज़्यादा रखें, जैसे मान लो आपने अल्फ़ा ले लिया 1.5 ले लिया, तो भाई ये नंबर तो क्या हो जाएगा? नेगेटिव। नेगेटिव पावर का मतलब क्या हो जाएगा? इनफाइनाइट। इनफाइनाइट इंटू ऑसिलेटिंग कितना हो जाएगा? ऑसिलेटिंग होगा। तो ऑसिलेटिंग तो नहीं चाहिए क्योंकि ये तो एग्जिस्टेंट हो गया है। एग्जिस्टेंट माइनस डज नॉट एग्जिस्टेंट, ये क्या हो जाएगा? डज नॉट एग्जिस्टेंट। तो इसको भी एग्जिस्ट कराना है। तो भाई क्लियर है। तो जैसा यहाँ पर चल रहा था कि पावर जो है पॉजिटिव कर दें, अल्फ़ा 1 से ज़्यादा कर दें, तो यहाँ पर भी पावर 1 से ज़्यादा करने के लिए हमें अल्फ़ा को क्या करना चाहिए? 2 से बड़ा, ताकि पॉजिटिव पावर इंटू ऑसिलेटिंग कितना आ जाए? 0 आ जाए। तो ये लिमिट बराबर होगी 0 के जब अल्फ़ा का वैल्यू कितना हो जाएगा? 2 से बड़ा, क्योंकि तभी जो है ये भी 0 आ रहा है और ये भी 0 आ रहा है। ठीक है भाई, तो अब अपन आंसर पर कमेंट करने के लिए रेडी है। क्वेश्चन था एफ डैश इज कंटिन्यूस फॉर, एफ डैश इज कंटिन्यूस होना चाहिए। तो अपन ने देखा कि भाई ये 0 से 1 नहीं आ रहा, 1 से 2 भी नहीं आ रहा, 2 से बड़ा चाहिए ना मेरे को, तो 2 से इनफाइनाइट आ जाएगा ना। ये डी ऑप्शन अपना आंसर है ना। तो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था जिसमें बार बार ये जो है वो चक्कर पड़ता है कि कोई चीज़ अगर ऑसिलेटिंग है तो उसको अगर किसी से मल्टीप्लाई करें
तो उसकी लिमिट एग्जिस्ट कराने के लिए दूसरी क्वांटिटी किसको टेंड करनी चाहिए? 0 को। ठीक है, अभी नेक्स्ट क्वेश्चन 24। अब ये जो क्वेश्चन है ये बेस्ड है कि ग्राफ पर जो शार्प कॉर्नर्स हैं, ठीक है ना, पैराबोला से स्पेशली रिलेटेड ग्राफ्स पर जब शार्प कॉर्नर आता है तो वहाँ पर फंक्शन होता है नॉन डिफरेंशिएबल। तो f इज इक्वल टू दे रखा है मॉड ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 10x प्लस 21 माइनस पी, देन द एग्जॉस्टिव सेट ऑफ वैल्यूज, एग्जॉस्टिव मतलब पूरी की पूरी वैल्यूज जो है, सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ p फॉर विच f हैज एग्जैक्टली 6 पॉइंट्स ऑफ नॉन डिफरेंशिएबल, यानी कि एग्जैक्टली 6 शार्प कॉर्नर आने चाहिए। तो आंखों से दिख रहा पटापट, ये क्या लिखा है? 7 3 लिखा हुआ है, तो ये ज़रूर बन जाएगा x प्लस 3 इंटू एक्स प्लस 7। पहले एक बार इसका ग्राफ धीरे धीरे बनाते हैं। तो रूट है -3 और -7, कुछ ऐसा बनेगा -7 -3, और भाई इन दोनों का बीच का जो पॉइंट है वो कितना आ गया? -5। एक बार बेटे -5 पर इसका y कोऑर्डिनेट निकाल लो बेटे। -4 हो गया। अब बेटे जब इसका मॉड लेते हैं तो क्या होता है? जो पार्ट बिलो आता है वो ऊपर उछल जाता है। तो अपन ग्राफ बना रहे हैं मॉड ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 10x प्लस 21 का, वो तकरीबन ऐसा आएगा। -5 उचक के 4 आ जाएगा। अच्छा 0 पर और देख लो जरा, 0 पर कितना आ रहा है? 21। तो जो पॉइंट है इसके कोऑर्डिनेट कितने हैं? 0,21। ऑल राइट। अब इसमें से क्या करना है? एक नंबर है p घटाना है। तो अगर मान लो आप क्या करते हैं, ऐसा कुछ करते हैं, तो इससे क्या होता है? ग्राफ नीचे आ जाता है। हाँ भाई, ग्राफ नीचे आ जाता है तो क्या होगा कि बनाते हैं इसको, ठीक है, ऐसा कर दिया अपन, ग्राफ को नीचे लिया है, ठीक है, यानी कि 4 से कितना नीचे लिया है? p। तो अभी इस पॉइंट पर y कोऑर्डिनेट अगर 4 है तो p नीचे ले जाने पर p घट जाएगा, कितना आ जाएगा? 4 माइनस p आएगा। ऑल राइट। फिर पुनः उसका मॉड ले लिया, बाहर की तरफ जो मॉड है वो ले लिया। तो मॉड लेने पर क्या होगा? अगेन ये वाला जो पार्ट है ये यहाँ से यहाँ उचक जाएगा ऊपर। ठीक है, तो इसको उचका लेते हैं अपन। ऐसा कुछ बनेगा, समथिंग लाइक दिस। ओके, ये तो बैटमैन जैसा बन गया। 1 2 3 4 शार्प कॉर्नर कहाँ आ रहा है? 1 2 3 4, बाकी तो सब स्मूथ है। तो यहाँ तो 4 ही शार्प कॉर्नर है, जब क्यों क्या कह रहा है? एग्जैक्टली 6 शार्प कॉर्नर आने चाहिए। तो अपन ने क्या किया था, यहाँ पर एक चीज़, क्योंकि p था, p आ रहा था ना, तो p पिक्चर में आने की वजह से अपन ने 4 को अपन काफ़ी नीचे ले गए, है ना, इसको काफ़ी नीचे ले गए। अगर अपन इसको थोड़ा सा ही नीचे ले जाते, यानी कि थोड़ा सा मतलब कि हल्का सा यूँ, इस तरह से हल्का सा नीचे ले जाते, और अब जो पार्ट बिलो उसको ऊपर उचकाते, तो किस टाइप का बनता? यों का यो बन जाता, यों का यो बन जाता। ये वाला पार्ट तो ऐसे का ऐसा रहता, ये का यो बन जाता, और यों का यो बन जाता। ठीक है ना? तो कितना आए थे? 1 2 3 4 5 6 शार्प कॉर्नर थे। यानी कि जब आप इसको नीचे ले जा रहे हो तो इस पॉइंट को आप कितना नीचे ले जाओ? इस पॉइंट को इतना नीचे मत ले जाओ कि ये पॉइंट जो है ना एक्स एक्सिस के भी नीचे चला जाए। यहाँ पर क्या हो गया, वो जो पॉइंट है यहाँ पर जो लोकल मैक्सिमा है वो एक्चुअली एक्स एक्सिस के नीचे आ गया है। यहाँ पर क्या है, जो पॉइंट है वो एक्स एक्सिस के ऊपर है।
तो 4 में से आप कुछ घटा रहे हो, तो 4 माइनस पी नेगेटिव नहीं होना चाहिए, क्या होना चाहिए, 4 माइनस पी पॉजिटिव। तो 4 माइनस पी पॉजिटिव है तो कितना हो जाएगा, पी क्या होना चाहिए, 4 से कम, ठीक है ना, पी 4 से कम। अच्छा पी 4 से कम तो कौन से ऑप्शन है, कई ऑप्शन है, ये भी है, ये भी है, बी और डी में आ रहा है। अच्छा एक चीज देखो, अगर मान लो ऐसा है, मान लो p का वैल्यू नेगेटिव हो गया, ठीक है, तो p का वैल्यू नेगेटिव हो गया तो अपन तो ये जानते ही हैं कि ये नंबर क्या है, 0 या उससे बड़ा, और p नेगेटिव है तो ये नंबर भी क्या हो जाएगा, 0 या उससे बड़ा। तो भैया 0 से बड़ा प्लस 0 से बड़ा, तो बाहर वाले मॉड का तो कोई औचित्य ही नहीं रहेगा, क्योंकि पॉजिटिव नंबर का मॉड तो डायरेक्ट ही खोल दो आप, तो आएगा x² प्लस 10x प्लस 21 का मॉड माइनस पी, ये तो डायरेक्ट ही खुल जाएगा, है ना, पॉजिटिव और पॉजिटिव। अच्छा ये कितनी जगह, इसका ग्राफ क्या है, इसका ग्राफ तो यही है, तो ये तो कितनी जगह आया, 2 जगह, तो इसका मतलब p नेगेटिव आंसर है ही नहीं, p नेगेटिव जहाँ जाए उसको हटाओ, ये हटाओ। अच्छा p 0 आंसर है क्या, p 0 भी आंसर नहीं होगा, समझ में आ रहा है, तो ये भी हटाओ और 0, हाँ तो बस ये बचा और ये बचा। पर p जो है अगर बहुत बड़ा नंबर हो गया तो क्या हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, और शार्प कॉर्नर कितने आएंगे, केवल 4 इस वाले ग्राफ के, तो अपने को 4 तो नहीं चाहिए, 6 चाहिए, तो p का वैल्यू 4 से बड़ा नहीं होना चाहिए, 0 से 4 होना चाहिए, ठीक है ना, ये अपना आंसर। अगला क्वेश्चन 25, हाँ अगला क्वेश्चन है, g इज द इनवर्स फंक्शन ऑफ f एंड f डैश इज इक्वल टू x की पावर 10 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, g ऑफ 2 दे रखा है अपने को, ये g डैश एट 2 इज इक्वल टू, तो भाई ये वाला जो सवाल है इनवर्स ऑफ फंक्शन, ठीक है, ये अपन ने मेथड ऑफ डिफरेंस, मेथड ऑफ डिफरेंशिएशन में किया था, तो वहाँ पर मैंने आपको बताया था कि g डैश एट fx ये कितना होता है, 1 अपॉन f डैश x, है ना, और इसका डेरिवेशन बहुत ही सिंपल है कि अगर एक फंक्शन दूसरे का इन्वर्स है तो एक के अंदर दूसरा रख दोगे तो क्या आएगा, आइडेंटिटी, हमेशा x आ जाएगा। इसको पटाक से डिफरेंशिएट किया, इसको पटाक से डिफरेंशिएट किया तो चेन रूल में g का डेरिवेटिव कितना आएगा, g डैश, और फिर अंदर घुस के अब f का डेरिवेटिव आ जाएगा f डैश x, और x का डेरिवेटिव कितना आएगा 1, f डैश को नीचे ले आए, ये आ गया, तो g डैश एट f कितना आ गया, 1 बाय f डैश। ये रूल पर बेस्ड है ये सवाल पूरा का पूरा, ठीक है भाई, तो यही अपने को याद रखना। अब इसने अपने को राइट साइड वाली तस्वीर तो दे दी, तो f डैश का रेसिप्रोकल कितना हो जाएगा, 1 प्लस एक्स की पावर 2 अपॉन एक्स की पावर 10 g डैश एट एफ एक्स। अच्छा अब इसने क्या बोला है, g का वैल्यू 2 पर कितना है, a, g डैश एट 2 बताना है, तो हमने ये सोचा, हमारे दिमाग में ये आया कि अगर मुझे ये बताना है तो मुझे ये सोचना होगा कि यहाँ पर क्या प्रकट करा दूँ मैं, 2, यानी कि एफ एक्स कितना बन जाए 2, काश कोई ऐसा x हो जहाँ पर एफ एक्स कितना हो जाए 2, तो यहाँ पर क्या प्रकट हो जाएगा, g डैश एट 2। अच्छा अगर एक दूसरे के इन्वर्स है, जैसे ये अपना f है, ये अपना g है, तो अपने को दे रखा है g का वैल्यू 2 रखने पर क्या आता है, a आता है, तो ऑटोमेटिकली f में a रखने पर कितना आएगा, 2 आएगा। भाई g में 2 रखने पर a है तो f में a रखने पर कितना आएगा, 2 आएगा। तो दिख गया अपने को, इस दुनिया में जहाँ जहाँ x है उस हर एक x की जगह क्या रख देना चाहिए अपने को, a, ताकि यहाँ पर आ जाए एफ ए और ये बन जाए g डैश एट एफ ए, यानी कि g डैश एट 2। तो रख दो, आपका आंसर है यहाँ पर a, तो 1 प्लस ए स्क्वायर अपॉन ए की पावर 10 है, बी ऑप्शन आ रहा है, ठीक। तो इस सवाल से अपन ने ये सीखा कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है और आईआईटी में 2-3 बार आ चुका है ना, रिसेंटली लास्ट 5-10 ईयर्स में ये वाली चीज़ जो है 2-3 बार आ चुकी है, ठीक है भाई। नेक्स्ट सेशन पे यहाँ से स्टार्ट करेंगे, है ना। बाय बाय।